हेलो स्टूडेंट, स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं चेक पॉइंट 6.1 ऑफ डीसी पांडे सॉल्यूशंस ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर का वीडियो सॉल्यूशन। उसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, द नेट वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो उसका नेट वर्क डन क्या होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन होता क्या है कि मोशन को अपोज करता है। कोई भी बॉडी जो है अपने जब लिमिटिंग फ्रिक्शन जब से ज़्यादा किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो वो चलना स्टार्ट कर देता है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर मैं फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा जो है वो फ्रिक्शन उसको अपोज करता है ये फोर्स लगा के। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है हमेशा अगर हम लोग कहें तो फोर्स के अपोजिट ही लग रहा है। तो इसका अपोजिट लगने का सेंस ये थोड़े हुआ कि नेगेटिव लगेगा या पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव तो डायरेक्शन हुआ, तो वो अगर हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएगा, मतलब वर्क डन करेगा। अगर हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो इस वजह से इसका आंसर जो है सी चला जाएगा, दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग देखते हैं, ए मैन पुशेज अ वॉल बट फेल्स टू मूव इट, ही डज। ठीक है, मतलब कोई भी मैन है जो कि वॉल को पुश कर रहा है तो वो क्या ही कर पा रहा है। अब वर्क डन करेगा क्या? नेगेटिव वर्क करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि कोई फोर्स तो लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, इस वजह से नो वर्क एट ऑल। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, गार्डनर पुशेस अ लॉन रोलर through a distance of 20 meter if he applies a force of 20 kg weight in a direction inclined at 60 degree to the ground, the work done by him is। यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है कि कोई गार्डनर है जो कि क्या कर रहा है, कोई भी मान लो मशीन है, वो 20 मीटर तक चला, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है इसका 20 मीटर। ठीक है, और इफ़ ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 20 के जी वेट, 20 के जी वेट का मतलब 20 इंटू में 9.8 न्यूटन, यहाँ पे इसको जोड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये लगभग आ जाएगा आपके लिए ये 10, यहाँ पे 0, 16, 18, 19। ठीक है, तो इतना न्यूटन का हमको यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, कितना 60 डिग्री पर, यानी यहाँ से 60 डिग्री से इतना न्यूटन का जो है फोर्स जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमको पता है, फोर्स हमको पता है, वर्क डन जो होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स है 196 इंटू में डिस्प्लेसमेंट है 20 और कॉस 60 यानी 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हो गया 10, तो ये हो गया 1960। ये जो जूल है इतना वर्क डन इस गार्डनर किया, इस वजह से तीसरा का जो आंसर चला जाएगा वो ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, हाउ मच वर्क मस्ट बी डन बाई अ फोर्स ऑन अ 50 kg बॉडी इन ऑर्डर टू एक्सलेट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द रेस्ट टू 20 मीटर पर सेकेंड इन द 10 सेकेंड। यहाँ पे हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो भी वर्क डन होगा वो क्या होता है, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा इस पूरे सिस्टम में। तो सीधे जो है हम लोग यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर सकते हैं, हाफ एम वी फाइनल का होल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का होल स्क्वायर, ही हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, हाफ इंटू में मास कितना दे रखा है 50 है ना, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गया तो 0 कर दिया, और यहाँ पे इंटू में वी फाइनल का होल स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 25, ये हो गया 25 इंटू में 0 0, 25 चौक 100 0 0, यानी कि 10⁴ जूल हो जाएगा इसका आंसर। इस वजह से चौथा का जो आंसर चला जाएगा वो बी चला जाएगा, दैट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लैंक इज म्यू एंड इट्स वैल्यू सच दैट ब्लॉक्स बिकम स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक बिफोर इट रीचेस द अदर एंड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो ये जो ऑप्शन बोल रखा है इस वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग बनाएं तो यहाँ पे सिंपल सा एक ब्लॉक है और यहाँ पे एक प्लैंक है। ठीक है, तो अगर ये बोल रखा है कि ब्लॉक पहले से दे रखा है कि पहले से ही चल रहा है, और ये बोल रखा है कि ब्लॉक के रिस्पेक्ट में जो प्लैंक है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे थोड़ा बेस्ड है। अगर ये आगे चल रहा है तो फ्रिक्शन इसके पीछे लग रहा है विच इज़ द काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, है ना।
काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा इसको अपोज करने के लिए, और यहाँ पर एक्शन है तो रिएक्शन वाला फ्रिक्शन यहाँ बनेगा। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन जो है पेयर में आ गए, और अगर हम लोग इस पूरे को सिस्टम मानते हैं तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है इस पूरे सिस्टम पे क्या लगेगा, 0 लगेगा। इस वजह से मोमेंटम कंजर्व हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ के बनाता है। सबसे पहला एक ऑप्शन बोल रखा है कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इज नेगेटिव। ठीक है, फ्रिक्शन पीछे है, डिस्प्लेसमेंट मान लो इसका x है। ठीक है, तो वर्क डन जो होता है वो कितना होता है, वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू में कॉस, है ना, इन दोनों के बीच में एंगल होता है 180 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं -f इंटू में x आ रहा है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव वर्क डन आ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो सही है, लेकिन हम लोगों को इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, अब दूसरा सिचुएशन हम लोग देखें तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द प्लैंक इज पॉजिटिव होगा। चलो देखता हूँ, प्लैंक हो गया। ठीक है, ये प्लैंक हो गया जिस पे फ्रिक्शन जो है रिएक्शन के तौर पे पीछे की ओर लग रहा है, और यहाँ पे कोई बाहर में कोई फोर्स है नहीं, ये आगे की फोर्स लग रहा है, तो प्लैंक कहाँ जाएगा, आगे ही जाएगा। ठीक है, तो अगर आगे प्लैंक गया तो यहाँ पे वर्क डन भी किया ना, फोर्स इधर हो गया, प्लैंक का मान लो कोई डिस्प्लेसमेंट हम लोग L - x हम लोग कर लेते हैं, और cos 180, डिस्प्लेसमेंट भी आगे फोर्स भी आगे, तो cos 0 0 और cos 0 जो है 1 हो जाता है इसका है। तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। थर्ड वाला बोल रखा है कि द नेट वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज नेगेटिव। ठीक है, तो वर्क डन जो फ्रिक्शन का जो नेट है वो क्या होना चाहिए, वो नेगेटिव होगा। और चौथा बोल रखा है कि नेट वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज 0। यहाँ पे हम लोग जो है हम लोग जानते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसका जो वर्क डन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे भी रिलेटिव मोशन है और वो एक दूसरे को अपोज कर रहा है, तो जो नेट वर्क डन होगा फ्रिक्शन का वो क्या होगा, नेगेटिव में ही होगा। और यहाँ पे नेट वर्क डन आ कैसे रहा है, जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो रहा है तो नेट वर्क डन आ रहा है। हम लोग जानते हैं कि इंटरनल फोर्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम को चेंज कर सकता है, यानी इसका मतलब ये नहीं कि मोमेंटम कंजर्व हो रहा है तो वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन होगा। इस वजह से चौथा ऑप्शन गलत हो जा रहा है, सी ऑप्शन जो है सही हो जा रहा है। इस वजह से पांचवा का जो ऑप्शन चला जाएगा वो डी आंसर चला जाएगा, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस वजह से इसका आंसर जो है वो डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है ए हॉरिजॉन्टल फोर्स F पुल्स और 20 kg बॉक्स एट द कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ठीक है, तो स्पीड इसका कांस्टेंट है, ये बात ध्यान में। मतलब कोई यहाँ पे 20 kg का मास दे रखा है, 20 kg है। ठीक है, ये आगे जा रहा है, स्पीड कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि पीछे फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, इस वजह से स्पीड मेंटेन हो जा रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द फ्लोर इज 0.25 दे रखा है। and the work done by the force F on the block is displacing it by 2 मीटर is। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे कि जो फोर्स है वो इसको 2 मीटर डिस्प्लेस करने के लिए कितना लग रहा है। तो वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ये होता है। फोर्स कौन सा लग रहा है भाई, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, है ना, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन अगर हम लोग खींचते हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन है और ये किसको बैलेंस कर रहा है भाई, इसके मास को बैलेंस कर रहा है, दैट इज़ mg को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो इस पूरे सिचुएशन में हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि वर्क जो होता है वो क्या होगा, म्यू एम जी इंटू में, क्योंकि ये फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया एस। ठीक है, म्यू कितना है 0.25 है, मास कितना दे रखा है 20 इंटू में 10 इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, ये 100 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और यहाँ पे सॉरी जी की जो वैल्यू है हम लोगों को लेना पड़ेगा 9.8। तो इस वजह से यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू में 9.8। तो ये जो आंसर चला जाएगा 98 जूल जो है इसका आंसर चला जाएगा। इस वजह से छठवां का आंसर बी हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द फोर्स इतना एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेस इट बाय दिस, वर्क डन क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि वर्क डन जो होता है वो कितना होता है, F.S होता है। ठीक है, तो वर्क डन जो हम लोग लिखेंगे वो हो जाएगा फोर्स इंटू में डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेक्टर में। तो यहाँ पे हम लोग सीधे जो है आई कैप से आई कैप को मिलाएंगे और जे कैप को जे कैप से। तो आई कैप 3 के 9 हो जाएगा, प्लस में 4 4 चचो के 16 हो जाएगा। इस वजह से इसका आंसर चला जाएगा 25 जूल चला जाएगा, डी दैट विल बी योर आंसर। तो ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट दिस P टू Q, मतलब कि कोई पॉइंट P पॉइंट है और Q पॉइंट है, इसमें मूव कर रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स जो लगा रहा है, तो वर्क डन क्या होगा। ठीक है, तो जो P का पॉइंट है वो हम लोग लिख लेते हैं, P का पॉइंट है आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप। ठीक है, इस पॉइंट था
ये इनिशियल पॉइंट है, यानी कि मान लो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट फाइनल क्या दे रखा है, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप। तो हम लोग को नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा, 2 में से गया 1 तो आई कैप, 1 में से गया तो माइनस जे कैप, एंड 4 में से 3 गया तो 1k कैप। तो प्लस में 1 या 1 नहीं लिखना है तो k कैप लिख दो। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आ चुका है वो कितना आ चुका है, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब इसको इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, फोर्स भी दे रखा है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्क डन जो होता है फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2i कैप प्लस में जे कैप प्लस में k कैप और इनटू में, है ना, इसको i कैप माइनस में जे कैप प्लस में k कैप। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, i2 हो जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 1 3 माइनस 1 यानी 2। तो 8 का जो आंसर चला जाएगा वो हो जाएगा ए दैट विल आंसर। बोर्ड मास रूल्स के हिसाब से मैंने सॉल्व किया है। थोड़ा सा हैंड राइटिंग मेरी गंदी है लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है वर्क डन बाय अ फोर्स दिस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज डिस्प्लेसिंग फ्रॉम अ पॉइंट दिस टू द पॉइंट दिस। यानी फाइनल पॉइंट ये दे रखा है, इनिशियल पॉइंट ये दे रखा है। तो अब बोला है कि वर्क डन क्या होगा इस फोर्स के थ्रू। तो हम लोग निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ना, क्योंकि वो इनिशियल से फाइनल गया है तो फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फाइनल लिख लेते हैं, फाइनल है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। यहाँ पे माइनस में हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस में k कैप, यहाँ पे आई कैप था। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आई कैप, टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं आई कैप माइनस में जे कैप प्लस में 2k कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस k कैप। तो माइनस से माइनस गया एंड ये हो गया माइनस 2j और प्लस k। तो माइनस में 2 माइनस में 2j कैप एंड प्लस में k कैप। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम लोग जो है इस डिस्प्लेसमेंट निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे, फोर्स। तो वर्क डन जो होता है वो फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स दे रखा है हमारा आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ माइनस में 2j कैप प्लस में k कैप। आई कैप तो हुआ नहीं, तो आई कैप इंटू में 0 0 हो जाएगा 2 2। तो माइनस में 4 जे का 1 हो जाता है और 3 और 1 प्लस में 3। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं माइनस में 1 आ गया, इसका स्केलर प्रोडक्ट। तो 9वां का जो आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा बी, दैट विल बी योर आंसर। आई होप आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रखा है ए बॉडी कॉन्स्ट्रेंट टू मूव इन वाई डायरेक्शन, यानी कि ये सब्जेक्टेड टू फोर्स इतना, यानी कि किसी बॉडी पे फोर्स तो तीनों एक्सिस से लग रहा है लेकिन वो मूव कहाँ कर रहा है, वाई डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। बोल रखा है कि व्हाट इज़ द वर्क डन दिस फोर्स बाय दिस फोर्स इज मूविंग अ बॉडी 10 मीटर जाने के लिए वाई एक्सिस में कितना इसको वर्क डन करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमको दे रखा है 10 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर वाई में मूव कर रहा है और जो फोर्स है वो वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहा है वही हम लोग देखेंगे। क्योंकि वाई एक्सिस में कितना वर्क डन हुआ, जो वाई एक्सिस में फोर्स लगा और वाई एक्सिस में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो 15 इंटू में 10 कितना हो गया 150। अगर हम लोग वेक्टर में लिखना चाहेंगे तो 15 जे कैप और 10 डिस्प्लेसमेंट भी तो पॉजिटिव में ही है और ये जे कैप में डायरेक्शन नहीं जा रहा है, तो इस वजह से 150 जे कैप गुणा नहीं करना, जोड़ना है। तो यहाँ पे आंसर बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम दिस टू दिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय समथिंग। तो वर्क डन क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो फोर्स है वो वेरिएबल है, इस वजह से हम लोगों को यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ds के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये एक्स डायरेक्शन के अलोंग चल रहा है, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट भी एक्स डायरेक्शन के अलोंग है। तो यहाँ पे हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं 10 माइनस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में।
तो डी इंटू में एक्स हम लोग लिख देते हैं और इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, सीधे सीधे इंटीग्रेशन करते हैं 10x माइनस में 2x² प्लस में बाई 2 और 3x² बाई 3, ये हो गया। और यहाँ पे मतलब 10 इंटू में x कर देते हैं, सॉरी माइनस में x² और प्लस में x का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह पे हम लोग क्या सीधे हम लोग डायरेक्ट रख देते हैं, क्योंकि इनिशियल जो है 0 ही था शायद, हाँ 0 ही है, तो सीधे 5 रख दो, 0 था ना, 5 रख दो सीधे। तो यहाँ पे 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 50 और 50 25 और 5 का क्यूब 125, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 150 जूल जो है वर्क डन कर रहा है। तो जो आंसर चला जाएगा वो किसका, 11 का जो आंसर चला जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए डी, दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है ए फोर्स एफ एक्ट ऑन अ बॉडी इन द वाई डायरेक्शन, द वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस टू दिस। यहाँ पे साफ जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्वेश्चन जो है वो का है। यहाँ पे जो हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन जो होता है वो आपके लिए क्या होता है, फोर्स इंटू में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। तो वही काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। वर्क डन जो है, फोर्स कितना दे रखा है, AY² प्लस में BY प्लस में C, इसका इंटीग्रेशन y डैश में है तो y डैश में करेंगे, और कहाँ से कहाँ तक, -a to a, ठीक है। इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग कर लेते हैं AY³ -a to a प्लस में BY² -a to a प्लस में CY -a to a। सिंपल सा यहाँ पे सीधे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो y की जगह पर a³ आ जाएगा बाई 3, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट के लिए तो a का माइनस का क्यू हो जाएगा, माइनस का क्यू तो -a³/3 प्लस में यहाँ पे देखो स्क्वायर दे रखा है तो इसका प्लस और इसका माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये, ठीक है। और ये c वाला जो हो जाएगा c ए हो जाएगा, और माइनस में c इंटू में a हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a³/3 प्लस में 2 माइनस प्लस 2ca। तो जो ऑप्शन चला जाएगा इसका, दैट विल बी बी, दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का जो फर्स्ट मेथड है वो मैंने बता दिया है, और ये दूसरा मेथड से मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो फर्स्ट मेथड था, मैंने बोला था कि जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों का जो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन होगा वो -1 होगा। तो यहाँ पे वर्क डन 0 था, इस वजह से हम लोगों ने -1 दोनों के स्लोप निकाल के किया। और दूसरा मेथड में हम लोग क्या करने वाले हैं, दूसरा मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे। डॉट प्रोडक्ट 0 करने के लिए जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है वहाँ से हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3y प्लस में kx बराबर 5 दे रखा है, इसको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3dy/dx, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करें तो प्लस k बराबर इधर हो गया 0, ठीक है, ऊपर करें। यहाँ पे जो अगर हम लोग बात करें -kdx/3, इसकी वैल्यू आ रही है, dy की वैल्यू आ रही है, एक इक्वेशन जो है हमको यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, dy तो मिल गया, अब हम लोग को नेट क्या करना है, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा, x में कितना चला था, तो x में मान लो dx चला था, और y में कितना चला जो हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, माइनस में kdx/3, ये हो गया जो है y में चला, ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो ये x हो गया और ये j हो गया, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। y में इतना चला, x में इतना चला। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमको 0 करना है, क्योंकि वर्क डन 0 तभी होगा जब फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो जो हमारा फोर्स है वो होगा, वो है तुम्हारे लिए 2i प्लस 3j, ठीक है। तो ये है 2i प्लस 3j, और डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने निकाला है
डॉट प्रोडक्ट में डी एक्स आई कैप माइनस में के डी एक्स बाई 3 जे कैप। ठीक है, यहाँ से डी एक्स से डी एक्स कॉमन अगर हम लोग निकाल लें तो यहाँ पे हो जा रहा है डी एक्स और यहाँ पे डी एक्स कॉमन निकाल लिया जाए तो ये हो गया डी एक्स बाहर। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो आई कैप टू आई कैप यहाँ पे हो जाएगा 2 और है ना 2 और डी एक्स तो है ही, चलो ठीक है, और इन दोनों को बराबर 0 है। ठीक है, तो डी एक्स इधर गया तेल लेने तो ये हो गया 0। ठीक है, तो 2 हो गया और 3 जे कैप तो माइनस में 3 के बाई 3 बराबर 0। ठीक है, 3 से 3 कट गया तो के की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ जा रही है 2, जो कि फर्स्ट मेथड में भी हम लोगों ने 2 सॉल्व किया था। तो इस वजह से इसका आंसर कहाँ चल जाएगा, ये आंसर चला जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है फोर्स F is acting on a particle moving in a straight line as shown in the figure. What is the work done by the force of the particle is 4 मीटर of the trajectory. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वर्क डन हम जानते हैं कि जो इन द फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया अंडर कर्व होगा वो इसका टोटल वर्क डन होगा, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं ना फोर्स इंटू डी एस का, तो ये एरिया ही तो हुआ। इस वजह से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया लेंगे जो कि एक ट्रेपीजियम का एरिया है, और ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है हाफ इंटू में बोथ साइड का एडिशन, ये 4 हो गया और ये हो गया 2, तो यहाँ पे 4 + 2 हो गया 6 और मल्टीप्लाई में हाइट हो गया इसका 5, तो ये हो गया 3 5 तिहाई के 15 जूल। इसका सी जो है 14 का जो है सी आंसर हो जाएगा, दैट विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है ए पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स F is acting on a particle and its force position curve is shown in the figure. Work done on the particle when its displacement from 0 to 5 है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को इसका एरिया अंडर कर्व लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फोर्स भी पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे तो वर्क डन पॉजिटिव है, और लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फोर्स नेगेटिव है, भले डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव है। इस वजह से यहाँ पे इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, दोनों एरिया को निकाल के। तो हम लोग 0 से 3 निकालते हैं तो वर्क डन W1 इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाला साफ कर लो भाई, वर्क डन 1। तो ट्रेपीजियम का एरिया फिर से हम लोग निकालते हैं, हाफ इंटू में हाइट ले लेंगे, हाइट इसका 10 है, और बोथ साइड का जो इसका परपेंडिकुलर साइड है उसका एडिशन दैट इज़ 3 + 1 दैट इज़ 4, एंड ये वर्क 1 हो गया और ये हो गया 5 15 के 10 5 के 20, वर्क 1 निकल गया। वर्क 2 हम लोग को निकालते हैं, वर्क 2 अगेन ट्रेपीजियम है, हाइट दे रखा है इसका 10 और इंटू में जो उसका डिस्टेंस है वो दे रखा है तुम्हारे लिए 2 + 1 यानी कि 3, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक 2 है और छोटा वाला जो साइड है उसका डिस्टेंस जो है 1, तो 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो 5 तिहाई के 15, तो 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 जूल जो है इसका आंसर आ जाएगा। इस वजह से 15 का आंसर डी, दैट विल बी योर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 800 न्यूटन मीटर इनवर्स हैज़ एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर इज। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग का जो वर्क डन हम लोग जानते हैं होता है, वर्क डन जो होता है वो होता है हाफ के एक्स फाइनल का होल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का होल स्क्वायर। एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी या फिर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की तरफ से समझ सकते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हाफ इंटू में के की जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 800 न्यूटन मीटर, और फाइनल जो एक्सटेंशन है एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ टू यहाँ, तो यहाँ पे फाइनल एक्सटेंशन 15 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 225 हो जाएगा, और 5 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 25 हो जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारे लिए 200। ठीक है, तो हाफ इंटू में 800 इंटू में 200, ये कट गया 100 दान में, तो इस वजह से 8 × 10⁴ होना चाहिए, लेकिन सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर में हम लोगों ने नहीं कन्वर्ट किया है, ये जो है यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 मीटर में अगर हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁴ यहाँ पे मीटर का लग जाएगा, जिस वजह से ये वैल्यू -4 का जो ये वैल्यू है यहाँ पे ये कट जाएगा। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, तब जाके यहाँ पे 8 जूल बनेगा। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ क्या होता ये 8 जूल नहीं बनता। ठीक है, तो इस वजह से जो इसका आंसर चला जाएगा दैट विल बी योर बी, दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है स्प्रिंग ऑफ 40 मिलीमीटर लॉन्ग इज स्ट्रेच बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स
है ना। इफ 10 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द स्प्रिंग थ्रू 1 mm देन द वर्क डन इज स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग थ्रू द 14 mm इज 40 mm। तो यहाँ पे बोल रखा है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं दे रखा है। स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, यानी 1 मीटर में खींचने में जितना फोर्स लगा वही इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आता है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में दे रखा है लेकिन 1 mm में, तो यानी कि तो यहाँ पे 1 mm दे रखा है, यानी कि 10⁻³ में अगर इसको 10 न्यूटन लगाना पड़ रहा है तो 1 मीटर में 10/10⁻³ ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि +3 और यहाँ पे 10⁻+4 हो जाएगा। तो इसका जो k की वैल्यू हमको दिखा, जो k की यानी स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू आ गई वो हो गया आपके लिए जो 10⁻4, ये तो निकल गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है उसको स्ट्रेच करने में। तो वर्क डन जो होता है स्प्रिंग के थ्रू होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि उसके अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी हाफ के की वैल्यू हमको 10⁻4 मिल चुका है। 40 mm है तो 40 × 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू में 10⁻4 इंटू में चचौ के 16 0 0 और 10⁻⁻6 और यहाँ पे कट गया 2 से 800। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके लिए 8 × 10⁻2 4 प्लस में 6 इंटू में 10⁻⁻6। ये प्लस और माइनस वाला गेम खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो वर्क डन हो गया वो 8 जूल हो गया। तो इसका जो आंसर चला जाएगा वो आंसर जो है वो डी चला जाएगा, दैट विल बी योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है अ पोर्टर विथ अ सूटकेस ऑफ मास 20 kg ऑन हिज हेड मूव्स अप टू अ स्टेयरकेस अप टू अ हाइट ऑफ 40 मीटर। तो मान लो कोई एक सीढ़ी रहा होगा, इसका जो हाइट है वो दे रखा है 4 मीटर, ठीक है, और इतना ऊंचा हाइट तक ये चढ़ गया 20 kg का सूटकेस लेते हुए, ठीक है। तो बोल रखा है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई अपवर्ड लिफ्टिंग फोर्स रिलेटिव टू हिम, यानी कि मान लो अगर ये बंदा है और यहाँ पे सूटकेस रखा है तो अपवर्ड जो लिफ्टिंग फोर्स है, यानी कि ये इस सूटकेस का mg है और mg को बैलेंस करने के लिए ये बंदा यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। तो ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर जा रहे हैं। यहाँ पे तो अपवर्ड उसके थ्रू जो ऊपर का फोर्स है वो कोई काम नहीं करेगा, है ना। एंड रिलेटिव टू द पर्सन ऑन द ग्राउंड, क्योंकि यहाँ पे एक्शन क्योंकि ऊपर का जो फोर्स है वो नीचे के mg से बैलेंस आउट हो जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे टोटल जो फोर्स है वहीं कट जा रहा है। तो यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं तो वर्क डन कहाँ से होगा। दूसरा चीज़ और उसके और रिलेटिव टू द पर्सन ऑन द ग्राउंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसके वजह से तो फोर्स जीरो हो गया। तो पहला तो ये जीरो, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से पूछा है, अब कौन सा होगा। अब ये बोल रखा है कि रिलेटिव टू हिम एंड रिलेटिव टू ए पर्सन ऑन द ग्राउंड। तो ये पर्सन के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पर्सन कितना भार था, तो उसका हम लोग देखेंगे ना भाई। पर्सन ही वजन लगाया तो ये mgh हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करा है और वो करा है मास दैट इज़ द सूटकेस का 20 इंटू में 10 और हाइट कितना है, हाइट है इसका 4, तो ये 800 जूल का वर्क डन करेगा अकॉर्डिंग टू हिम। ओके, तो इसका आंसर चला जाएगा ए, दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है फॉर अ पाथ PQR इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ओके, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ बॉडी फ्रॉम P to Q एंड फ्रॉम Q to R आर 5 जूल एंड 2 जूल। तो P to Q जो वर्क डन लग रहा है वो 5 लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो लग रहा है वो 2 लग रहा है। Q to R 2 और ये 5। तो बोल रखा है कि P to R जाएगा तो क्या वर्क डन लगेगा। तो कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब होता है, फोर्स फील्ड का मतलब होता है कि ऐसा फोर्स या ऐसा वर्क डन, मान लो कंजर्वेटिव वर्क डन के बारे में अगर बात करें, ऐसा वर्क डन जो पाथ डिपेंडेंट ना हो, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी में अगर हम बारे में बात करें, अगर ये है तो ग्रेविटी में सीधा तुम ले आओ, सीढ़ी चढ़ के लाओ, किसी भी तरीके से लाओ, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दो पॉइंट का सेम है, वो किसी भी अलग अलग डायरेक्शन से लाओ, उसका जो वर्क डन होता है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे लगा, कंजर्वेटिव फील्ड है तो अगर P to R लाना है, तो अगर हम लोग पॉइंट देखें P to R हम लोग को फाइनल लाना है, तो P से Q जितना लाने में लगा और Q to R 2 लाने में लगा, तो यानी कि टोटल अमाउंट यहाँ से यहाँ ऐसे लाने में कितना लगा, 7 जूल ही लगा। तो ऐसे ऐसे लाने में दोनों को ऐड करने पे 7 जूल ही लगा, तो सीधा भी क्या लगेगा, 7 जूल ही लगेगा। आंसर चला जाएगा ए, दैट विल बी योर आंसर, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड है। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंजर्वेटिव
फोर्सेस, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो कि पाथ डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स पाथ डिपेंडेंट है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मान लो ये सीढ़ी है, ठीक है, अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ लाएं, मान लो एक्स डिस्टेंस यहाँ पे था, इसका एक्स डिस्टेंस यहाँ पे था, तो यहाँ पे एम जी एच यहाँ पे लगेगा इस एक्स, और यहाँ पे भी ले आए तो उसका हाइट ही हम लोग परपेंडिकुलर हाइट ही देखेंगे। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स पाथ डिपेंडेंट नहीं है, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब रखता है, तो ये तो हुआ नहीं। इसी तरह के स्प्रिंग फोर्स भी जो है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, उसको किस पाथ के थ्रू ले जा रहे हो उससे उसको कोई मतलब नहीं है। इनिशियल पॉइंट कहाँ था और कहाँ से स्ट्रेच करके कहाँ ले जाना है, उसको वो पॉइंट से मतलब है, ठीक है। हाँ, क्योंकि हाँ, अगर इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट इन दोनों में अगर सेम हो जाता है तो वर्क क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स में क्या हो कि हर हर केस में फ्रिक्शन क्या करता है? एनर्जी को थोड़ा थोड़ा लॉस कराता है, तो एनर्जी लॉस होने की वजह से वर्क डन हो रहा होता है। इस वजह से अगर इसका सेम फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट भी सेम रहे, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ रहे और घूम के फिर वापस यहाँ आ जाए, तो यहाँ पे भी ये वर्क डन करा लेगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लॉस हो चुका है। इस वजह से इसका आंसर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस फ्रिक्शन फोर्स चला जाएगा। Subscribe to my YouTube channel and press the bell icon which is present here.